आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज के भारत, तिरंगा सिर्फ एक राष्ट्रीय ध्वज नहीं रहा। ये कभी आज़ादी की मांग का प्रतीक बना, कभी आंदोलनों की पहचान, कभी सैनिक के सम्मान का हिस्सा और कभी सत्ता के सामने खड़ी जनता के हाथ में दिखाई दिया। आज 9 अगस्त से 12 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है और 15 अगस्त को देश भर में तिरंगा फहराया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक झंडे में ऐसी क्या ताकत है कि करोड़ों अलग अलग लोगों के लिए वो एक ही पहचान बन जाता है। भारत जैसे देश में जहां भाषाएं बदल जाती हैं, खान पान बदल जाता है, पहनावा तक बदल जाता है, पूजा पद्धति बदल जाती है और राजनीतिक विचार तक अलग हो जाते हैं, वहां एक तिरंगा सबको एक साथ भारतीय होने का एहसास आखिर कैसे करा देता है। इसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि ये तिरंगा हमारा राष्ट्र ध्वज है। इसके पीछे करीब 4 दशक से ज़्यादा लंबी वो कहानी है जिसमें भारत खुद अपनी राष्ट्रीय पहचान तलाश रहा था। इंसान हमेशा से प्रतीकों के जरिए बड़ी बड़ी भावनाओं को समझता आया है। एक छोटा सा निशान कई बार ऐसी बात कह देता है जिसे हजारों शब्दों में समझाना बेहद मुश्किल होता है। इसी को समझने के लिए समाज विज्ञान में सिम्योटिक्स यानी संकेत विज्ञान की बात होती है। किसी प्रतीक का अर्थ केवल उसके आकार या रंग से नहीं होता, समाज उसके साथ अर्थ जोड़ता है। इसलिए तिरंगा देखते ही हमें सिर्फ केसरिया, सफ़ेद या हरा रंग नहीं दिखाई देता, उसके साथ आज़ादी, बलिदान, संविधान, सेना, शहीद, देश और अपनी सामूहिक पहचान जैसी तमाम चीज़ें हमारे दिमाग में एक एक कर जुड़ जाती हैं। समाजशास्त्री एमिल दुर्खीम ने सामूहिक प्रतीकों के जरिए लोगों में एकता की भावना पैदा होने की बातें कही थी और बेनेडिक्ट एंडरसन की इमेजिन्ड कम्युनिटी की अवधारणा भी यही समझाती है कि करोड़ों ऐसे लोग जो एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते तक नहीं, फिर भी खुद को एक बड़े समुदाय का हिस्सा मान सकते हैं। भारत में तिरंगा इसी साझा पहचान का सबसे शक्तिशाली प्रतीक बन चुका है। लेकिन आज का तिरंगा हमेशा से ऐसा नहीं था। आज़ादी से पहले भारत के राष्ट्रीय ध्वज के कई स्वरूप सामने आए। 1906 में कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर में एक शुरुआती राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया जिसमें हरे, पीले और लाल रंग की 3 पट्टियां थीं। उस पर कमल, वंदे मातरम, सूर्य और चंद्रमा के प्रतीक बने थे। 1907 में मैडम बिकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराकर इस विचार को देश की सीमाओं से बाहर पहुंचाया। 1917 में होम रूल आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक से जुड़ा एक और झंडा सामने आया। फिर 1921 में पिंगली वेंकैया ने ऐसा डिजाइन तैयार किया जिसमें बाद में महात्मा गांधी के सुझाव पर सफ़ेद रंग और चरखा जोड़ा गया। चरखा उस दौर में सिर्फ कपड़ा बनाने का साधन नहीं था बल्कि स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का राजनीतिक प्रतीक भी था। 1931 में तिरंगे का एक ऐसा स्वरूप सामने आया जिसने आज के झंडे की बुनियाद तैयार की। रंगों की धार्मिक पहचान से हटाकर व्यापक राष्ट्रीय मूल्यों से जोड़ने की कोशिश हुई और आखिरकार 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के राष्ट्र ध्वज को स्वीकार कर लिया। चरखे की जगह अशोक चक्र आया। नीले रंग का ये चक्र सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया और इसमें 24 तीलियां रखी गईं। इसके कुछ ही दिन बाद 15 अगस्त 1947 को यही तिरंगा आज़ाद भारत की पहचान बन गया। लेकिन तिरंगे के इस सफ़र के साथ एक दूसरा सवाल भी हमेशा जुड़ा रहा। क्या आज़ाद भारत की राष्ट्रीय पहचान सिर्फ इसी तिरंगे से तय होनी चाहिए थी या भारत की हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक परंपराओं से निकला कोई प्रतीक इसका आधार होना चाहिए? और यहीं से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS और तिरंगे के बीच का ये विवाद सामने आता है। RSS की स्थापना 1925 में हुई। शुरुआत से ही भगवा ध्वज संघ की संगठनात्मक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। संघ की परंपरा में भगवा ध्वज को गुरु का स्थान दिया गया और इसे त्याग, तपस्या, शौर्य और भारतीय सांस्कृतिक परंपरा से जोड़कर देखा जाने लगा। इसलिए अब जब आज़ाद भारत के राष्ट्रीय ध्वज को लेकर बहस चल रही थी तब संघ से जुड़े विचारकों के बीच में ये विचार मौजूद था कि भारत जैसे प्राचीन सांस्कृतिक राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक भगवा ध्वज होना चाहिए। अब यहाँ एक बात बहुत साफ समझना बेहद ज़रूरी है। RSS और तिरंगे के पुराने विवाद को लेकर आज 2 बिल्कुल विपरीत दावे किए जाते हैं। एक तरफ ये कहा जाता है कि RSS शुरू से तिरंगे का विरोध करता था और उसने इसे कभी भी स्वीकार नहीं किया। दूसरी तरफ संघ समर्थकों का कहना है कि RSS ने तिरंगे का विरोध नहीं किया, उसका अपना भगवा ध्वज संगठन का प्रतीक था और दोनों की भूमिका अलग थी।
इतिहास इन दोनों दावों के बीच थोड़ा ज्यादा जटिल है। 1947 के आसपास आरएसएस से जुड़े प्रकाशन यानी ऑर्गेनाइजर में ऐसे लेख प्रकाशित हुए जिनमें तिरंगे की आलोचना और भगवा ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में प्राथमिकता देने की बात सामने आई। बाद में संघ के दूसरे सरसंघचालक एमएस गोलवलकर की पुस्तक बंच ऑफ थॉट्स में भी तिरंगे के चयन पर सवाल उठाए गए। यानी ये कहना कि आरएसएस की शुरुआती विचारधारा में तिरंगे को लेकर कोई आपत्ति थी ही नहीं, सही नहीं होगा। दस्तावेज बताते हैं कि आपत्ति मौजूद थी, लेकिन सवाल यह है कि आपत्ति आखिर थी किस बात पर? सिर्फ 3 रंग होने पर, या फिर इसमें कोई बड़ा वैचारिक मतभेद था? दरअसल संघ के विचार में भगवा ध्वज भारतीय सभ्यता और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा प्रतीक था। दूसरी तरफ स्वतंत्रता आंदोलन के बाद तिरंगा धीरे धीरे ऐसी राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक बन चुका था जिसने अलग अलग समुदायों और पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को एक साझा ध्वज के नीचे लाने की कोशिश की। इसलिए असली विवाद झंडे के कपड़े या रंगों से ज्यादा इस बात को लेकर था कि राष्ट्र की पहचान आखिर किस आधार पर तय होगी। एक सोच भारत की प्राचीन सांस्कृतिक निरंतरता को राष्ट्रीय पहचान की बुनियाद मानती थी, जबकि संविधान सभा के सामने बन रहा ये नया भारत नागरिकता, संविधान और एक साझा राष्ट्रीय प्रतीक के आधार पर अपनी पहचान तय कर चुका था। आखिरकार संविधान सभा ने तिरंगे को चुना और वही भारत का राष्ट्रीय ध्वज बन गया। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसे लेकर आज भी सबसे ज्यादा चर्चा होती है। आरएसएस मुख्यालय पर तिरंगा आखिर क्यों नहीं फहराया जाता था? अक्सर ये कहा जाता है कि आरएसएस ने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, लेकिन यहाँ भी बात थोड़ी ठीक से समझनी होगी। नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय पर 15 अगस्त 1947 को 26 जनवरी 1950 को तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एक लंबा अंतराल आया और अगली बार वहां 26 जनवरी 2002 को तिरंगा फहराया गया। इसलिए आरएसएस ने 52 साल तक कभी तिरंगा नहीं फहराया कहना तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल गलत है। सही बात यह है कि 1950 के बाद 2002 तक उसके नागपुर मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया गया था। अब इसकी वजह क्या थी? यहीं पर विवाद और दिलचस्प हो जा रहा है। आरएसएस से जुड़े लोगों ने लंबे समय तक ये तर्क दिया कि 2002 से पहले लागू फ्लैग कोड के कारण निजी संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर कोई भी प्रतिबंध थे और 2002 में नियम बदलने के बाद इसे आसान बनाया गया। ये बात पूरी तरह हवा में नहीं थी, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ नियमों को वजह बताकर पूरे विवाद को खत्म कर देना भी पर्याप्त नहीं था, क्योंकि इसी दौर में आरएसएस की अपनी वैचारिक प्राथमिकता भगवा ध्वज को लेकर बनी थी और इसके पुराने साहित्य में तिरंगे की आलोचना के उदाहरण भी मौजूद थे। यानी यहाँ 2 बातें एक साथ मौजूद थी, कानून और प्रशासनिक नियम भी और संगठन की अपनी वैचारिक परंपरा भी। इसलिए 1950 से 2002 के बीच तिरंगा न फहराने को सिर्फ एक ही वजह से समझना बिल्कुल सही नहीं है। 2001 में ये विवाद और भी सामने आया जब तीनों लोगों ने नागपुर स्थित आरएसएस परिसर में तिरंगा फहराने की कोशिश की। घटना के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके 1 साल बाद 26 जनवरी 2002 को आरएसएस मुख्यालय पर फिर से तिरंगा फहराया गया। यही वो दौर था जब आरएसएस और राष्ट्रीय ध्वज को लेकर बहस सार्वजनिक तौर पर और भी तेज हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसके बाद आरएसएस का सार्वजनिक रुख भी बदलते हुए नजर आया। आज संघ साफ तौर पर अपने भगवा ध्वज और भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बीच अंतर करता है। शाखा में भगवा ध्वज संगठन की परंपरा का प्रतीक है, जबकि तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। मोहन भागवत समेत संघ के नेताओं ने कई मौकों पर तिरंगे के सम्मान की बात की है। 2018 में भागवत ने भी कहा था कि संघ की शाखाओं में भगवा ध्वज होने का मतलब राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अनादर नहीं है और संघ तिरंगे को सम्मान से जुड़ा रहा है। वहीं आरएसएस की ओर से आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान लोगों से राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने की अपील की गई थी। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या आरएसएस तिरंगे का विरोधी था, सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है? इसका जवाब ना पूरी तरह से हाँ है और ना ही पूरी तरह से ना है। अगर कोई कहे कि आरएसएस की शुरुआती विचारधाराओं में तिरंगे को लेकर कोई आपत्ति थी ही नहीं, तो वो इतिहास को छिपा रहा है, क्योंकि 1947 के आसपास के लेख और गोलवलकर की लिखी टिप्पणियां इस आपत्ति का प्रमाण देती हैं। लेकिन अगर कोई आज के आरएसएस को ये कहकर पेश करे कि वो अब भी भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को नहीं मानते, तो ये भी वर्तमान स्थिति को सही तस्वीर नहीं होगी। आज संघ अपने भगवा ध्वज को अपनी संगठनात्मक और राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक सांस्कृतिक रूप से मानता है, जबकि तिरंगा भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार करता है। यानी राजनीतिक बहस में जो बात अक्सर 2 लाइनों में खत्म कर दी जाती है, उसकी असली कहानी कहीं ज़्यादा लंबी है। पुराने दौर में आरएसएस के भीतर भगवा ध्वज को लेकर राष्ट्रीय पहचान का बेहद बेहतर प्रतीक मानने वाली सोच मौजूद थी। तिरंगे के चयन पर आलोचना भी हुई। लंबे समय तक नागपुर मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया गया, लेकिन दूसरी तरफ ये भी तथ्य है कि तिरंगा वहाँ 1947 और 50 में फहराया गया था।
2002 में दोबारा फहराया गया और आज आरएसएस का सार्वजनिक रुख तिरंगे के सम्मान के पक्ष में है। इसलिए इसे सिर्फ आरएसएस बनाम तिरंगा कहना भी अधूरा है। ज़्यादा सही शब्दों में कहें तो ये भारत की राष्ट्रीय पहचान को लेकर अलग अलग विचारधाराओं के बीच हुए एक पुराने वैचारिक विवाद थे, जिसकी राजनीतिक गूंज आज भी सुनाई देती है। और शायद यही वजह है कि तिरंगे की कहानी को सिर्फ राजनीति के चश्मे से देखना ठीक नहीं होगा, क्योंकि आज तिरंगा किसी एक संगठन या पार्टी की संपत्ति नहीं है। वो उस सैनिक के हाथ में है जो सीमा पर खड़ा है, उस खिलाड़ी के हाथों में है जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है, उस बच्चे के हाथ में है जो स्कूल में पहली बार झंडा फहराता है, और उस परिवार के घर पर भी है जो 15 अगस्त की सुबह अपनी छत पर इसे लगाता है। सिनेमा ने भी तिरंगे को इसी भावना के साथ दिखाया। 1992 की मणि रत्नम की फिल्म रोजा में एक दृश्य में नायक तिरंगे को जलने से बचाने के लिए आग के बीच पहुंच जाता है और उसके पीछे गीत बजता है, उजड़ने नहीं अपना चमन, टूटे नहीं अपना वतन। उस दृश्य में तिरंगा किसी सरकार का प्रतीक नहीं था, वो घर, जमीन, पहचान और वतन की भावना बन गया था। यही तिरंगे की सबसे बड़ी ताकत है और यही तिरंगे की सबसे बड़ी ताकत है। इसके साथ देश के इतिहास की यादें जुड़ी हैं, आज़ादी का संघर्ष जुड़ा है, संविधान जुड़ा है और करोड़ों लोगों की अपनी अपनी निजी भावनाएं भी जुड़ी हैं। केसरिया त्याग और साहस की याद दिलाता है, सफ़ेद शांति और सत्य की, हरा जीवन और समृद्धि की, और बीच में घूमता अशोक चक्र ये याद दिलाता है कि राष्ट्र की यात्रा कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन इन अर्थों से भी ऊपर एक बात है, तिरंगा आज भारत के संविधान द्वारा मान्य राष्ट्र ध्वज है। इसलिए आरएसएस और तिरंगे का पुराना विवाद जानना जरूरी है, लेकिन उस नारे में बदल देना इतिहास को छोटा कर देता है। सच ये है कि आरएसएस की शुरुआती विचारधारा में भगवा ध्वज को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में प्राथमिकता देने और तिरंगे की आलोचना करने के प्रमाण मौजूद हैं। ये भी सच है कि 1950 के बाद 2002 तक उसके नागपुर मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया गया। लेकिन ये कहना कि आरएसएस ने कभी तिरंगा स्वीकार नहीं किया या आज भी तिरंगे को राष्ट्रध्वज नहीं मानता, वर्तमान स्थिति को बिल्कुल गलत तरीके से पेश करना होगा। इतिहास में विवाद था, वैचारिक मतभेद थे और उसका राजनीतिक इस्तेमाल भी हुआ, लेकिन आज की संवैधानिक हकीकत साफ है और आखिर में बात फिर वही लौटती है जहाँ से शुरू हुई थी। करोड़ों लोग, सैकड़ों भाषाएं, अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग विचार, अलग अलग राजनीतिक पसंद, फिर भी एक ही साझा पहचान। शायद इसी वजह से तिरंगा सिर्फ तीनों रंगों का कपड़ा नहीं है, ये भारत के उस लंबे सफ़र की तस्वीरें हैं जिसमें देश ने अपनी पहचान खोजी, उसे लेकर बहस की, उसमें असहमति भी हुई और आखिरकार संविधान के जरिए उसे तय किया गया। इसलिए जब अगली बार तिरंगा हवा में लहराते नजर आए तो सिर्फ उसके रंग को मत देखिएगा, उसके पीछे छिपी इस अधूरी और उस पूरी कहानी को याद कीजिए जिसमें आज़ादी की लड़ाई भी है, विचारों का टकराव भी, राजनीतिक विवाद भी और अंत में एक ऐसा राष्ट्र भी जिसकी पहचान आज तक एक ही झंडे के नीचे नजर आती है, वो है तिरंगा।